बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के उन बुनियादी तकाज़ों की जिनको पूरा किए बगैर लाइफ इंश्योरेंस ना मुकम्मल होती है और ना ही मुयस्सर। क्योंकि हमारे अक्सर नाज़रीन ये नहीं जानते कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है, अटमोस्ट गुड फेथ क्यों ज़रूरी है, हम अगर एज प्रूफ मांगते हैं तो वो क्यों मांगते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमारे अक्सर नाजरीन नहीं जानते हैं कि वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए क्यों ज़रूरी है। आज हम आपको तफसील से समझाएंगे कि ये सारी चीज़ें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए क्यों ज़रूरी हैं। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं या आप किसी बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं या आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपके लिए आज की वीडियो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि लाइफ इंश्योरेंस ख़रीदने या बेचने के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ें क्या हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मैंने जैसे कि कहा कि हमारे अक्सर नाज़रीन नहीं जानते कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है, अटमोस्ट गुड फेथ क्यों ज़रूरी है, मेडिकल एविडेंस हम क्यों मांगते हैं, एज प्रूफ की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, प्रपोजल फॉर्म क्या होता है, प्रीमियम पेमेंट क्यों ज़रूरी है, नॉमिनेशन हम क्यों मांगते हैं और पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है। ये हम आपको आज की वीडियो में तफसील से बताएंगे, लेकिन हर पॉइंट को हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले पॉइंट की तरफ। इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट अगर हम इसको मैं रीड करता हूँ तो द प्रपोजर द पर्सन बाइंग द पॉलिसी मस्ट हैव फाइनेंशियल और इमोशनल इंटरेस्ट इन द कंटिन्यूड लाइफ ऑफ द पर्सन बीइंग इंश्योर्ड। अच्छा, इसमें आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि प्रपोजर कौन होता है। जो बंदा लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहा होता है वो बंदा प्रपोजर होता है। यानी मैं अपना प्रपोजर खुद भी हो सकता हूँ। मैं अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूँ। मेरी ही लाइफ जो है, अगर खुदा न खास्ता मैं इंतकाल करता हूँ, मरता हूँ, तो मेरा जो बेनिफिट है वो किसी दूसरे को तो होगा, लेकिन मैं जब खुद अपना प्रीमियम पे कर रहा हूँ तो प्रपोजर भी मैं खुद हूँगा और लाइफ अश्योर्ड भी मैं खुद हूँगा। तो मेरा इतना फाइनेंशियल और इमोशनल इंटरेस्ट खुद में होना चाहिए कि मैं कभी भी यानी खुदकुशी ना करूं। यानी मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि मैं मरूं और फिर जो है ना इसका कोई कोई बेनिफिट उठाए। नहीं, वो मरना तो हर किसी को है, लेकिन अगर मैं मरूं तो फायदा वो तो किसी को हो, लेकिन मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। मैं खुद अपनी जान को खुद से खतरे में नहीं डालूंगा। इसलिए, और मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ। लेट से मैं अपने बेटे की इंश्योरेंस लेता हूँ। मेरा बेटा नहीं कमाता या बिलफर्ज कमाता भी है, मैं उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूँ, तो मेरा ये इंटरेस्ट कभी भी नहीं होगा कि मैं जो प्रीमियम पे कर रहा हूँ, मैं बेटे के मरने पे मुझे उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो बेनिफिट तो जो भी नॉमिनी लिखा होगा और बेनिफिट तो उसका होगा ही होगा, लेकिन जो एक होता है कि जानबूझ के ऐसा कभी भी मैं नहीं करूँगा। ये नहीं, ये एक इमोशनल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है वो हमारा एक दूसरे के अंदर होना चाहिए। और ऐसे ही अगर मैं अपनी मिसेस की पॉलिसी लेता हूँ, तो वैसे पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, तो अगर मैं अपनी मिसेस की पॉलिसी लेता हूँ, उनको उसकी इंश्योरेंस लेता हूँ, पेमेंट मैं खुद करता हूँ, तो प्रीमियम मैं पे कर रहा हूँ, मैं प्रपोजर कहलाऊंगा और वो लाइफ एश्योर्ड। इसमें यही है कि इन दोनों में ऐसा ताल्लुक होना चाहिए कि कोई भी एक दूसरे की ही जान का दुश्मन ना हो। यानी मैं कभी भी ना चाहूँ कि मेरी मिसेज इंतकाल करे और उसका बेनिफिट किसी और को हो, और ना ही मैं ऐसा चाहूँ कि मेरे बेटे का इंतकाल हो तो उसका फाइनेंशियल बेनिफिट मैं लूँ। एक्चुअली ये सिचुएशन कभी भी आ सकती है। अल्टीमेटली बेनिफिट तो किसी न किसी को होगा, जो भी नॉमिनी होगा, लेकिन कभी भी मैं जानबूझ के ये नहीं चाहूँगा कि जानबूझ के मैं खुदकुशी करूँ
या मैं अपने बेटे को खुदा न खास्ता उसका मर्डर करके उसका बेनिफिट लूँ। तो इसका मतलब है कि आपका इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन और इतना स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट एक दूसरे के अंदर होना चाहिए। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से अगर एक पर्सन अपनी लाइफ की इंश्योरेंस लेता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी इंश्योरेंस भी ले सकता हूँ, मैं अपनी वाइफ की इंश्योरेंस भी ले सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही कोई कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय की, समटाइम कंपनीज में बड़े की पर्सन्स होते हैं जिनका उनको करोड़ों में फायदा हो रहा होता है। लेट्स से अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो उस पूरी कंपनी का सब कुछ संभाले हुए है और खुदा ना खास्ता अगर उसका इंतकाल होता है तो उनको फौरन से कितना लॉस हो सकता है ये वो कंपनी वाला ही बेहतर जान सकता है। तो ऐसे में वहाँ का एचआर, वहाँ का जो डायरेक्टर, वहाँ का जो भी सीईओ है, वो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की इतनी इंश्योरेंस वो जरूर लेगा कि अगर खुदा ना खास्ता उसकी डेथ होती है तो कंपनी को कितना नुकसान हो सकता है, उस नुकसान को मद्देनजर रखते हुए उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की, ही इज द की पर्सन ना, तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की वो इंश्योरेंस लेती है, कंपनी लेती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये चीज़ें राइज नहीं है, बहरहाल ये बाहर के ममालिक में ये चीज़ें हैं। तो ये वो अपनी एम्प्लॉइज़ की जो इंश्योरेंस है वो भी कंपनी एक लेती है, की पर्सन्स की वो ज़रूर लेते हैं मोस्टली। और अगर कोई स्ट्रेंजर किसी की इंश्योरेंस लेता है, अब मैं आपको उसमें फ़र्क बताऊंगा कि कहाँ-कहाँ पे अलाउ है, कहाँ-कहाँ पे नहीं अलाउ। बिलफर्स्ट मैं अपनी लाइफ की इंश्योरेंस लेता हूँ, मैं ये अलाउ है। मैं अपनी वाइफ की लेता हूँ, अपने बेटे की लेता हूँ, ये अलाउ है। और मैं अगर किसी अपने एम्प्लॉय की लेता हूँ या कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय की लेती है, तो ये भी अलाउ है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स जो स्ट्रेंजर है, यानी वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है और वो उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाह रहा है, बेशक वो उस पे उसका प्रीमियम पे कर रहा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट क्या है इसमें? वो तो कल को उसको जो भी है वो मर्डर करके उसका बेनिफिट ले सकता है। तो ये अलाउ नहीं है। अगर कंपनी भी किसी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंश्योरेंस ले रही है तो उसके पीछे जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो देखेगी कि उसका इंटरेस्ट क्या है, वो एम्प्लॉय कब से है, वो कितना इनको बेनिफिट दे रहा है जिस वजह से ये कंपनी उसकी इंश्योरेंस ले रही है। कीजिए कि वो उनका ब्लड रिलेशन नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है तो भी इंश्योरेंस कंपनी उसका उसकी इंश्योरेंस देगी, क्योंकि वो उनका की पर्सन है, वो उनको फाइनेंशियल बेनिफिट दे रहा है। उसके ना होने की सूरत में सडनली कंपनी को एक लॉस हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे की पर्सन की जो इंश्योरेंस है वो भी रूल्स में आती है, वो अलाउ है, लेकिन एक स्ट्रेंजर की नहीं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है एटमोस्ट गुड गुड फेथ, यानी इंतहाई ईमानदारी। कंपनी को भी इंतहाई ईमानदार होना चाहिए और हम जो इंश्योरेंस ले रहे हैं हमें भी इंतहाई ईमानदारी के साथ अपनी सारी की सारी जो मालूमात हैं वो एक्चुअली देनी चाहिए। इसमें हमें अपने जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, हमारी हेल्थ है, हैबिट है, ऑक्यूपेशन है, ये जो भी हमारे जो जो भी उसको फॉर्म में लिखा हुआ है वो हमें एक्चुअली ईमानदारी से देनी चाहिए। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। लेट्स से मैं अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई जिसमें मैंने बताया कि अगर किसी की हेल्थ में कोई इशू है और अगर उसने अपना इशू डिस्क्लोज नहीं किया और कल को उसी इशू की वजह से उसकी डेथ हो जाती है और वो इंश्योरेंस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है कि इसके साथ ये प्रॉब्लम था, हेल्थ इशू था और इसने डिस्क्लोज नहीं किया फॉर्म में, तो उसका जो क्लेम है वो उसके नॉमिनीज को नहीं मिलता। ऐसे ही अगर आप अपनी लेट से फॉर्म में एक लिखा होता है कि आप कोई ऐसी कोई खतरनाक गेम तो नहीं करते, लेट से आप सपोज कबड्डी खेलते हैं। अब अगर आप कबड्डी खेलते हैं और आपने नहीं बताया कि मेरी कोई ऐसी कोई हैबिट है या मैं कोई ऐसी गेम प्ले करता हूँ, तो लेट से स्विमिंग आपकी हैबिट है, ठीक है, तो यानी बेसिकली तो खतरनाक है। और अगर आपने मेंशन नहीं किया और कल को खुदा ना खास्ता उसी स्विमिंग के दौरान आपके साथ कुछ हो जाता है, क्लेम नहीं मिलेगा। ऐसे ही कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी आपको पता है एक खतरनाक गेम है, अगर उसमें आपके साथ कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता तो उसमें क्लेम नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है
लेट्स से आप फोर्सेस में हैं, आपने डिस्क्लोज नहीं किया। अगर आप फोर्सेस में हैं, आपने डिस्क्लोज नहीं किया, कल को आपकी लाइफ के साथ कोई मिसहैप होता है तो ऐसे में भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको जो भी क्लाइंट्स हैं उनको ईमानदारी से अपने ये जो क्वेश्चनर है उसको ईमानदारी से फिल करना चाहिए। जो जो एजेंट पूछता है वो जो एक्चुअल पोजीशन है वो बताएं, ताकि कल को जो क्लेम है उसमें प्रॉब्लम नहीं आए। हाँ, यानी मटेरियल फैक्ट्स अगर आप हिडन करेंगे तो कल को क्लेम में प्रॉब्लम आएगा। और अगर आपने ड्यूरिंग प्रपोजल फॉर्म अगर ये चीज सामने आ जाती है, आपने छुपाई है, तो कंपनी उसी वक्त आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल भी कर सकती है। और अगर खुदा ना खास्ता बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका जो डेथ क्लेम है वो भी नॉमिनीज तक नहीं पहुंचेगा, आपका पैसा जाया हो जाएगा। अगली बात है मेडिकल एविडेंस। मेडिकल एविडेंस हर पॉलिसी के लिए जरूरी नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ लिमिट्स रखी हुई हैं जो एज के हिसाब से होती हैं। जितनी एज कम होती है उसकी जो नॉन मेडिकल लिमिट है वो ज़्यादा होती है, और अगर उसकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है क्लाइंट की, तो उसकी जो नॉन मेडिकल लिमिट है वो कम होती जाती है। एक सर्टन एज तक जाके उसको अच्छे खासे टेस्ट भी करवाने पड़ सकते हैं। तो इसलिए अगर ज़्यादा इंश्योरेंस है तो उसके लिए मेडिकल ज़रूरी है, हम मेडिकल करवाते हैं क्लाइंट्स का, और उसके बाद फिर उसकी पॉलिसी उस मेडिकल के अकॉर्डिंगली इशू हो जाती है। तो ये वही चीज़ है। उसमें मेडिकल में बेसिकली क्या होता है, जो डॉक्टर है वो आपकी हेल्थ स्टेटस लेता है, आपके हाइट, वेट, एज। एक्चुअली हम अगर गलत भी एज लिख दें तो कम से कम डॉक्टर जो होता है वो आपकी एज और आपकी जो भी एग्जिस्टिंग डिजीजेज है वो आपको वहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ती हैं। इन केस अगर आपने डिस्क्लोज नहीं भी की हैं और कल को इन्वेस्टिगेशन में आ जाती हैं, क्योंकि अगर मेडिकल टेस्ट उन्होंने नहीं करवाया, आपका कोई ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं करवाया, सिर्फ फिजिकली मेडिकल किया और आपने कोई चीज़ हाइड की है, और कल को क्लेम में कोई इशू आ गया तो क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए आप डॉक्टर के साथ भी टोटली आप बिल्कुल अटमोस्ट गुड फेथ वाली कहानी यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है। और कुछ जो हमारे ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जिनके साथ पहले से कोई प्रॉब्लम होता है, यानी कोई जानलेवा ऐसे भी है, मसलन खुदा न खास्ता अगर किसी को कैंसर है या खुदा न खास्ता किसी को हाई ब्लड प्रेशर है और वो अनसस्टेनेबल है, यानी वो बिल्कुल मेंटेनेबल नहीं है, वो दवाओं के साथ भी मेंटेन नहीं हो रहा, हम ऐसे कंडीशन में भी इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हो जाती है। लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है, उसको हम एनडी स्कीम कहते हैं। उसमें कंडीशन ये होती है कि अगर खुदा न खास्ता डेथ पहले साल के अंदर अंदर हो जाती है तो डेथ क्लेम नहीं मिलता, आपका जो प्रीमियम है वो ज़ाया हो जाता है। और अगर 12 महीने के बाद डेथ होती है तो आपको एक प्रीमियम वापस मिल जाता है, आपके नॉमिनीज को पे हो जाता है। और अगर 24 महीने के बाद अगर डेथ होती है तो 100% क्लेम होता है। ये मैंने आपको तफसील से एनडी स्कीम के बारे में बता दिया। वैसे एनडी स्कीम के बारे में मेरे चैनल पे एक वीडियो भी है, अगर आप तफसील जानना चाहते हैं तो आप वो वहाँ से भी देख सकते हैं। वैसे मैं इसके वीडियो के एंड पे मैं एक लिंक भी रख दूंगा एंड स्कीम का, ताकि आप वो वहाँ से भी देख सकें। अब चलते हैं प्रूफ ऑफ एज। प्रूफ ऑफ एज क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली जो प्रीमियम है वो आपकी एज के हिसाब से कैलकुलेट होता है। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर बिलफर्ज अगर आपको 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस चाहिए और आपकी एज 20 साल है तो आपका प्रीमियम कम बनेगा, यानी वो कोई ऐसे 48-49 हज़ार के करीब बनेगा। और अगर आपकी एज 40 साल है तो आओ वही इंश्योरेंस आपको 10 लाख रुपए की चाहिए तो आपका जो प्रीमियम है वो तकरीबन 50 हज़ार के करीब बनेगा। और अगर आपकी एज 50 प्लस पे आ गई है तो वही जो प्रीमियम है वो 52-53 पे चला जाएगा। अगर आप 60 के करीब चले गए तो हो सकता है वो जो प्रीमियम है वो 57-58 पे चला जाए। यानी अगर आपकी इंश्योरेंस को हम कांस्टेंट करते हैं, एज को वेरिएबल करते हैं, तो आपका प्रीमियम ऊपर नीचे होता है अकॉर्डिंग टू एज। कम एज है कम प्रीमियम होगा, ज्यादा एज है ज्यादा प्रीमियम होगा। इसलिए एज प्रूफ इंतहाई जरूरी है।
एज प्रूफ में हम लोग क्या क्या मांग सकते हैं? एज प्रूफ में आप CNIC प्रोवाइड कर सकते हैं, पासपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं और मैट्रिक का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। वैसे कॉमनली हम लोग CNIC ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसमें मोस्टली एड्रेस वेड्रेस भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें वैसे मिल जाती हैं। तो इसलिए जो ये जो चीज़ें हैं एज प्रूफ के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं। अब हम चलते हैं प्रपोजल फॉर्म की तरफ। प्रपोजल फॉर्म बेसिकली एक ऑफिशियल फॉर्म है जो इंश्योरेंस कंपनी का अपना प्रिंटेड होता है, और अगर वो लेट्स से अगर आप ऑनलाइन फिल कर रहे हैं तो भी आपको कंपनी के लोगों के साथ एक प्रिंट आउट मिलता है और उसी पे आप सिग्नेचर करते हैं। ये एक स्पेशल फॉर्मेट होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम मांगते हैं। उसमें बिलफर्ज आपका नाम भी आता है, CNIC एड्रेस, जो ये बेसिकली जो पर्सनल डिटेल है वो हम इसी प्रपोजल फॉर्म में फिल करते हैं। इसके अंदर हम आपकी ऑक्यूपेशन लेते हैं, आपकी इनकम देखते हैं कि इनकम कितनी है, हेल्थ हिस्ट्री क्या है, हम आपकी फैमिली हिस्ट्री भी लेते हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। हम फैमिली हिस्ट्री कुछ कंपनीज लेती हैं, कुछ नहीं लेती हैं, तो फैमिली हिस्ट्री भी लेती हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी फैमिली की जो एवरेज एज है वो वहाँ से एसेस हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी को वहाँ से भी इजी हो जाता है कि इस पे अगर हमें कोई लोडिंग लगानी है तो लगा लें, और अगर सब सही है तो पॉलिसी इशू हो जाती है। इसलिए आपकी हेल्थ हिस्ट्री भी चाहिए होती है और आपकी जो है फैमिली हिस्ट्री भी चाहिए होती है। इसके साथ आपकी नॉमिनी की इंफॉर्मेशन होती है। मोस्टली कोशिश किया करेंगे जिसको आप नॉमिनी रख रहे हैं उसका एक आध डॉक्यूमेंट आप लेट्स से अगर उसका CNIC हो तो CNIC ही आप लिखवा दें, क्योंकि उसमें कल को क्लेम के लिए बड़ा इजी हो जाता है कि जो ना एक्चुअली जो कंसर्न्ड आदमी है, लेट्स से अगर आपके खानदान में दो मेहरुन्निसा हैं तो वहाँ का अगर सिर्फ मेहरुन्निसा लिख दिया तो कुछ समझ में नहीं आएगी कि किसको क्लेम पे करना है, कल को दोनों खड़ी हो सकती हैं। तो उसमें आप अगर CNIC नंबर के साथ उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें तो वो बहुत बेहतर रहता है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूं, समटाइम इंसान इंश्योरेंस पॉलिसी लेके भूल जाता है कि उसने नॉमिनी किसको किया था। ये आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। समटाइम हम अपने बूढ़े माँ बाप को नॉमिनी कर देते हैं, कल को खुदा न खास्ता अगर उनका इंतकाल हो जाता है तो नॉमिनी आपको फौरन से चेंज करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता उनके बाद जो क्लाइंट है जो लाइफ प्रपोज्ड है उसकी भी अगर डेथ हो जाती है तो क्लेम फिर किसको मिलेगा? फिर उस क्लेम के लिए अगर वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेके कोई कंपनी में आ जाता है तो चूंकि कंसर्न्ड आदमी वहां पे नहीं पहुंचता है, फिर उस वक्त क्या होता है आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट की तरफ जाना पड़ता है, यानी अदालतों के फिर चक्कर लगाने पड़ते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट पाकिस्तान में यूं तो वैसे मेरे ख्याल में पहली ही दफ़ा जब बंदा जाता है तो दूसरी दफ़ा उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों का आपको पता है कि कैसे वहाँ पे इंसान को अच्छा खासा खज्जल ख्वार होना पड़ता है। तो लिहाजा अगर किसी ने अपने बूढ़े माँ बाप को नॉमिनी किया है और अगर खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो गई है तो आप अपना नॉमिनी फौरन से चेंज करवा लें। और नेक्स्ट भी अगर जो जिन्होंने अभी तक पॉलिसी नहीं ली है और अगर वो ऐसी कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, समटाइम होता है कि लेट से शादी नहीं हुई है, बहन भाई नहीं है, तो किसको करेंगे? नॉमिनी। अल्टीमेटली आप माँ को करेंगे या बाप को करेंगे, लेकिन कल को शादी हो जाती है तो कोशिश करें सबसे पहले आप अपना नॉमिनी चेंज करवा लें। तो नॉमिनी के बारे में सुना काफ़ी हो गया। इसके साथ ही हम उसमें जो आपके प्रपोजल फॉर्म में आपका सम एश्योर्ड लिखते हैं, प्रीमियम लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं कि आप एनुअल देंगे, शिशमाही देंगे, मंथली देंगे, और या यानी जो भी प्रीमियम मोड है आपका वो लिखते हैं, इंश्योरेंस लिखते हैं और इसका टोटल प्रीमियम कितना है ये सब कुछ हम उसमें लिखते हैं। प्रपोजल फॉर्म बेसिकली एक लीगल डिक्लेरेशन है, वो बेसिकली क्लाइंट की तरफ से लीगल डिक्लेरेशन है। इसी पे इंश्योरेंस कंपनी ये फैसला करती है कि इसको इंश्योरेंस देनी है या नहीं देनी है, अगर देनी है तो कितनी देनी है, लोडिंग के साथ देनी है, या बेसिकली लोडिंग इसलिए होती है अगर खुदा न खास्ता आप किसी ऐसी जॉब में मुलविस हैं
जहाँ पे खतरा ज़्यादा है, तो उस वक़्त आपकी इंश्योरेंस कंपनी अपने ऊपर खतरा कम करने के लिए, फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए आपसे थोड़ा-सा प्रीमियम वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। लेकिन ये आपको बताना इंतहाई ज़रूरी है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कल को जो ना प्रॉब्लम ना आए इस लीगल डॉक्यूमेंट को आप प्रॉपरली फिल करें या फिल करवाएँ। प्रीमियम पेमेंट क्यों ज़रूरी है? बेसिकली जब तक प्रीमियम आपका इंश्योरेंस कंपनी में नहीं जाएगा, उस वक़्त तक आपकी जो पॉलिसी है, वो इश्यू नहीं होगी। असेस तो हो सकती है, वो अंडरराइट तो कर लेंगे, लेकिन जब तक इंश्योरेंस आपका प्रीमियम नहीं जाएगा, उस वक़्त तक आपकी जो पॉलिसी है वो इश्यू नहीं होगी। नॉमिनेशन मैंने आपको बता दिया कि नॉमिनेशन क्यों ज़रूरी है। स्मूथ क्लेम के लिए ये ज़रूरी है। मैंने अभी इस पॉइंट को हमने छेड़ा ही नहीं था, मैंने सारी की सारी डिटेल आपको वहीं पे दे दी। तो नॉमिनेशन इंतहाई ज़रूरी है। नॉमिनेशन कोशिश किया करें तो जिसकी एज कम हो, जिसके जीने के चांसेस ज़्यादा हों, आप उसको नॉमिनी करें। और अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन है कि आपका कोई ऐसा रिलेशन इस वक्त मौजूद नहीं है जिसकी एज कम है, तो अल्टीमेटली पेरेंट्स मौजूद होते हैं। लेकिन पेरेंट जैसे ही आपकी शादी हो जाए या कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए, तो आप उसकी नॉमिनेशन आप चेंज करवा सकते हैं, उसको कबल के करवा ही लेना चाहिए। अब हम चलते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी इस लीगल डॉक्यूमेंट को इशू करती है। इसमें क्या-क्या होना चाहिए? पॉलिसी नंबर होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि बेशुमार पॉलिसियाँ इशू होती हैं, जब तक नंबर इशू नहीं होगा, एक जैसे बहुत सारे नाम होते हैं, जब तक नंबर नहीं होगा तब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। इसमें पॉलिसी नंबर होता है, इसमें जिस बंदे के नाम पे इंश्योरेंस इशू हुई है, इसकी डिटेल होती है, इसमें प्लान और टेबल होता है। लेट्स से अगर स्टेट लाइफ ही की बात करते हैं तो 03 बहुत जो इनका मेजर टेबल है 03 लिखा होगा, और उसके साथ ही उसकी टर्म भी लिखी होती है कि कितनी टर्म के लिए दिया है। बेसिकली 03 टेबल जो है वो एंडोमेंट प्लान है, वो मोस्टली 20 साल के लिए इशू किया जाता है। वैसे कम टर्म के लिए भी इशू हो जाता है, लेकिन 20 साल में थोड़ा फ़ायदा बेहतर है। इसमें सम एश्योर्ड भी लिखा होता है कि आपकी इंश्योरेंस कितनी है, कि खुदा न खास्ता अगर डेथ की सूरत में नॉमिनी को क्या मिलेगा, ये सब कुछ लिखा होता है। इसमें टर्म एंड प्रीमियम डिटेल ये सब कुछ लिखा होता है। इसमें अगर कोई आपने एक्स्ट्रा बेनिफिट लिया है, एक्स्ट्रा राइडर लिया है, तो उसकी भी डिटेल इसमें लिखी होती है। 6-7 किस्म के राइडर्स हैं, और वेबसाइट पे मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे के सारे जितने भी राइडर्स कॉमनली हम लोग इशू करते हैं, वो सारे के सारे सबकी डिटेल मौजूद है। अगर आपको राइडर्स के बारे में पढ़ना हो तो आपको वहाँ से उसकी डिटेल मिल जाएगी। इसमें इसका जो लास्ट कंपोनेंट होता है वो होता है टर्म्स एंड कंडीशंस। यानी ये जो सारी ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये राइडर्स तक ये आपको फ्रंट पेज पे नजर आ जाएगी। उसके बाद वो चीजें हैं जो कोई पढ़ता नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर आप कहीं पे अकाउंट खोलने जाते हैं तो कभी नहीं पढ़ते आपके, चूंकि उस वक्त आपका इंटरेस्ट होता है कि बस यार मेरा अकाउंट खुल जाए किसी तरीके से। वो कहते हैं यहाँ साइन कर दें, यहाँ साइन कर दें, आपसे 10-15 साइन भी करवाएंगे ना तो आप सारे के सारे कर देंगे, जो जो मांगेंगे वो आप देते जाएंगे। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें क्या क्या है, आपका अकाउंट कब डेड हो सकता है, कब डोरमेंट हो सकता है, उसमें आपको क्या चार्जेस लगेंगे, आपकी चेकबुक के क्या चार्जेस होंगे, ये आप उस वक्त नहीं पूछते। ये सारी की सारी ये टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, ये इंश्योरेंस पॉलिसी के एंड पे 5-6 पेजेस होते हैं। जब आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट आ जाए तो आप उसको डिटेल से पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको पॉलिसी पसंद नहीं आती तो आप 14 दिन के अंदर अंदर आप ये पॉलिसी कैंसिल करवा के अपनी पेमेंट वापस ले सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने आपको बता दिया। मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया है, जो अक्सर हम एजेंट लोग हैं वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होती है कि बहुत सारी मेहनत की हुई होती है, जब इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल होती है तो सारे का सारा कमीशन वापस हो जाता है।
उम्मीद है आज की इस गुफ्तगू के बाद आपको मालूम हो गया होगा कि लाइफ इंश्योरेंस की बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं। अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात करता है तो वो क्यों करता है? बेसिकली वो आप ही के बेनिफिट के लिए होते हैं, उसकी किसी ज़ाती मालूमात में ये इजाफे का बायस नहीं बनते। इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।